अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कुछ वीडियो में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है, मालूम ही नहीं, क्योंकि देखी नहीं अब तक, है ना। बस खाली डाउनलोड कर ली, कुछ ने डाउनलोड भी शायद नहीं करी, बस देखा हाँ सर ने वीडियो डाली है एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। कोई मतलब नहीं, ना होमवर्क करने से, ना वीडियो देखने से, ना काम करने से। बस खाली ग्रुप में जुड़े हुए हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम ग्रुप में हैं, वी आर द मेंबर्स ऑफ आरबीएल ग्रुप। फ़ोन में आना चाहिए कि हाँ हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बस। दिस इज़ वेरी बैड, बहुत गलत बात है ये। रोज़ रोज़ ऐसे वर्ड्स जो हैं यूज़ करना, इट्स नॉट गुड। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, इसलिए होमवर्क करिए अपना, ओके। तो हमने जहाँ तक बात करी थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। इस समय सीन चल रहा था किस क्या, अभी इससे पहले वाले पैराग्राफ में, 5th पैराग्राफ में पार्टीशन का सीन चल रहा था कि पार्टीशन के समय क्या प्लाइट थी, क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी लोगों की, किस स्थिति में वो यहाँ तक आए थे, किस स्थिति में वो रिफ्यूजी बन के यहाँ तक पहुँचे थे इंडिया में। बहुत सारे उसमें से रास्ते में गिर गए थे भूख की वजह से और वहीं मर गए थे, और कुछ वहाँ यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए थे। उसके बाद भी नियर अबाउट 90 लाख लोग जो है वो शरणार्थियों के रूप में पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे, ओके। अब नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल सी द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज इन इंडिया एट दैट टाइम। इस अगले पैराग्राफ में हम लोग उन लोगों की कंडीशंस के बारे में जानेंगे, उन लोगों की स्थिति के बारे में जानेंगे जो कि आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आए थे एज ए रिफ्यूज़ी, शरणार्थियों की तरह। यही आपका कॉन्टेक्स्ट होगा। अगर इस पैराग्राफ का कोई एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको जो कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे कि इन दिस पैराग्राफ द राइटर tells about the social and economical condition of the refugees that came to India after the partition of India in the year 1947. Okay, this will be the context of this paragraph. अगर इस पैराग्राफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको जो एक्सप्लेनेशन में कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा वो यही लिखना होगा कि क्या इस जो पैराग्राफ में प्रसंग है वो क्या है। प्रसंग यही है कि उसकी उन लोगों की कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है, उन लोगों की अर्निंग्स कितनी थी, क्या करते थे वो, ये सब उनकी सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में इस पैराग्राफ में आया है। यही आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। पूरे पैराग्राफ को पढ़ के जो हमें जिस्ट पता लगती है वही उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, राइट। तो हम शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़। जो छोटे बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे वो इन रिफ्यूजीज़ के ही या तो पुत्र थे या पुत्रियां थे, या तो बेटे थे या बेटियां थे, इन शरणार्थियों के ही। दे और देयर पेरेंट्स, या तो वो या उनके पेरेंट्स या उनके अभिभावक या उनके माँ बाप या फिर उनके और रिलेटिव्स या फिर उनके संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, शहरों में आके इकट्ठा हो गए थे। गैदर्ड ये शब्द पहले भी आ चुका है, दोबारा से आया है। तो गैदर्ड मतलब गैदर्ड इकट्ठा होना, बस गए थे आके। तो ये जो उनके चाहे वो माँ बाप थे, बच्चे थे या उनके रिलेटिव्स थे, संबंधी थे, सगे संबंधी थे, वो सब इन सिटीज़ में आके, इन शहरों में आके, भारत के शहरों में आके बस गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स आप छोटी दुकान को कह सकते हो, आप कोई खोंचे को कह सकते हो। तो उन्होंने अपनी वहीं पे उन्हीं के सिटीज़ में दुकानें लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटी छोटी चीज़ों को, साधारण, सिंपल मतलब साधारण, आर्टिकल्स मतलब चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना। इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बनाना भी शुरू कर दिया था, बना रहे थे ये लोग। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट्स, किस लिए बना रहे थे? इन मार्केट्स से अपनी जीविका कमाने के लिए। ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे थे, टू मेक अ लिविंग मतलब जीविका कमाने की। ये एक फ्रेज़ है, देखो फिर एक फ्रेज़ आया। ये फ्रेज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे। इसका मीनिंग लिखने को आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आते हैं वोकेबलरी में। अगर आपको कहीं से पेपर मिल जाए
लास्ट ईयर का 2020 का आप उसको दिखेगा, वोकेबलरी सेक्शन बहुत बड़ा है, लगभग 20-25 मार्क्स का आता है। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप इसका मतलब 100 में से 80 मार्क्स पे जो है पेपर करोगे अपना। तो ये लोग अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, कहाँ से, किन मार्केट से? उन मार्केट से जहाँ पे ये सेटल हुए थे, जहाँ पे इन लोगों ने अपनी दुकानें लगाई थी, दुकानें इस्टेब्लिश करी थी, दुकानें सेटअप करी थी। सेटअप मतलब इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, स्थापित करना। ये देखिए एक वर्ड आया है सेटअप, ये सेटिंग अप बना है सेटअप से। सेटअप मतलब इस्टेब्लिश्ड, ESTABLISHED, इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ये ई है इस्टेब्लिश्ड। तो इन्होंने अपनी वहाँ पे स्थापित कर ली थी और वहाँ पे ये अपनी, देखो दूसरा फ्रेज कहाँ पे आया है, दूसरा फ्रेज आया है ये टू मेक अ लिविंग। टू मेक अ लिविंग मतलब टू अर्न द लिविंग, और टू अर्न द लिवलीहुड। लिवलीहुड भी एक वर्ड है, जीविका कमाने के लिए। तो टू अर्न, वो कोशिश, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, वो कोशिश कर रहे थे अपनी जीविका कमाने की इन मार्केट्स, इन बाज़ारों में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, जो पहले से ही भरी हुई थी, जहाँ पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ थी। उन भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स में ये शरणार्थी लोग अपनी दुकानें लगा के छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करके, छोटी और साधारण चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करके, उत्पादन करके, उनका बना के उन्हें, और अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे इन मार्केट से, जो पहले से भरे हुए थे, जो पहले से ओवर क्राउडेड थे। ओके, दे लिव्ड इन ए क्लोथ एंड ग्रास शेड्स। ये लोग रहते थे, दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स। शेड्स कहते हैं, झोपड़ी कह सकते हो आप, छप्पर कह सकते हो, ठीक है, छोटा सा ये टेंट लगा के लोग रहने लगते हैं, उस टाइप से कह सकते हो। तो ये लोग कैसे कहते थे? क्लोथ एंड ग्रास, कपड़े और घास की बनी हुई झोपड़ियों में ये लोग रहते थे। देखो एक वर्ड आया है क्लोथ, अब देखो ये होता है CLOTH क्लोथ, और एक होता है CLOTHES क्लोथ्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? यह CLOTHES क्लोथ्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये बिना सिला हुआ कपड़ा होता है और ये सिला हुआ कपड़ा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स, ये लोग कपड़े और घास के बने हुए शेड्स में, झोपड़ियों में रहते थे दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो सड़क के और गलियों के किनारे बने हुए थे। ये सड़क है, इस सड़क के किनारे ये इनके छप्पर या फिर इनकी झोपड़ियाँ ये बनी हुई हैं किनारों पे। ये गलियाँ हैं, गलियों के किनारे किनारे जो हैं इनकी झोपड़ियाँ, कपड़े और घास की झोपड़ियाँ जो बनी हुई थी, उनमें ये लोग शरणार्थी लोग रहते थे। ओके, दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। लाइंड मतलब जो सड़क के किनारे किनारे थी। लाइंड किसे कहते हैं? ये हो गई लाइंड, ये लाइंड है, इस लाइंड के किनारे किनारे ये इनके शेड्स बने हुए हैं, ये इनके घर बने हुए हैं, घर के झोपड़ी बने हुए हैं जिनमें ये लोग रहते थे, जो झोपड़ियाँ घास की और कपड़े की बनी होती थी। द पीजेंट अमंग देम, पीजेंट देखो ये पीजेंट आया, पीजेंट मतलब फार्मर। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजीज में जो पीजेंट थे, जो किसान थे, अमंग मतलब इनके बीच में, इनके बीच में, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, जो किसान थे इन रिफ्यूजीज के बीच में, जो किसानी करते थे वहाँ पे जहाँ से आए थे लोग, हैड बीन
accustomed to little all their lives, had been accustomed to little all their lives. ठीक है, उनको आदत थी, had been accustomed मतलब habitual of, habitual of का मतलब क्या होता है, आदी होना या आदत होना, इस बात की आदत होना। ठीक है, किस बात की आदत थी उन्हें, अपनी ज़िंदगी बहुत थोड़े में जीने की। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, कि अगर उन्हें कुछ ना भी मिले तब भी वो अपनी जीविका जो है वो चला सकते थे, वो अपना जीवन जी सकते थे। कौन लोग, जो पीजेंट्स थे इसमें, द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज़, जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, इन शरणार्थियों के बीच में हैड बीन एक्स्टम्ड मतलब आदि थे, उनको इस बात की आदत थी, किस बात की, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, अपनी जीविका, अपना जीवन बहुत थोड़े में, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ मिले उसमें वो अपनी जीविका, अपना जीवन जो है वो चला सकते थे। क्यों, ऐसा क्यों था, फॉर मतलब बिकॉज, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. क्योंकि, for मतलब क्योंकि, because the annual income मतलब वार्षिक आय, महीने की नहीं, दिन की नहीं, वर्ष की पूरे वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक जो कृषि प्रधान परिवार था, जो कृषि, जिस परिवार में जो व्यवसाय था वो कृषि था, उस कृषि वाले परिवार में, उस कृषक के परिवार में जो सालाना आय होती थी वो डज नॉट एक्सीड, वो आगे नहीं बढ़ती थी, वो निकलती, एक्सीड मतलब पार करने को, क्रॉस, एक्सीड माने क्रॉस, आगे जाती थी, किसके, ऑन एन एवरेज, एक एवरेज के हिसाब से $100 a year, $100, $100 से ज़्यादा साल की कमाई एक किसान के परिवार की नहीं जाती थी। मतलब $100 के अंदर ही हो जाती थी। 99 हो सकते हैं, 98, 80, 50, 60, 70, 100 से ऊपर नहीं जाती थी, 100 के अंदर ही रहती थी, एक्सीड नहीं करती थी। एक्सीड मतलब क्रॉस नहीं करती थी। ठीक है, डज नॉट क्रॉस, तो डज नॉट क्रॉस ये पार नहीं करती थी, पार नहीं करती थी। क्या पार नहीं करती थी, $100 महीने की इनकम, एक किसान के घर की जो इनकम थी साल की, पूरे साल भर में वो $100 ही कमा पाता था। $100 से ऊपर उसकी इनकम नहीं होती थी, और $100 बहुत कम राशि होती थी। हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उसमें तो आपके लिए जो किसान या फिर जो लोग इसमें अपनी जीविका बसर कर रहे हैं वो तो किसी तरीके से कर ही रहे थे, लेकिन कोई अगर विजिटर बाहर से आया है, ठीक है, विजिटर बाहर से आया है, और अगर उससे कहा जाए कि तुम जो अमेरिका से ये जो विलियम सी डगलस आए थे, विलियम सी डगलस को जब लगा अरे $100 क्या होते हैं, $100 तो कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। $100 तो उनकी एक दिन की कमाई होती थी या एक हफ्ते की कमाई होती थी। तो इस वजह से उनको ऐसा लगा कि ये जो किसान हैं यहाँ के, ये जो किसान हैं रिफ्यूजीज़ में जो किसान आए हैं, इनको अपनी ज़िंदगी जो है बहुत थोड़े में बसर करने की आदत पड़ चुकी है। इनको इस बात की आदत है, इनके जो ज़रूरतें हैं, इनके जो नीड्स हैं, इन्होंने अपनी नीड्स को इस तरीके से, उन्होंने अपनी ज़रूरतों को इस तरीके से बांध के रखा हुआ है कि इनको आदत है कि ये बहुत थोड़े में अपनी गुज़र बसर कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इससे ज़्यादा इनके पास होता ही नहीं था। साल भर में सिर्फ $100 ही ये लोग कमा पाते थे। अगर हम आज के रेट से भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें और 70-72 रुपये के आसपास जो डॉलर है, या 75 रुपये मान लो, अगर 75 रुपये के आसपास डॉलर है तो 7500 रुपये, 7,500 रुपये साल की इनकम उसने बताई है यहाँ पे आज के हिसाब से। उस समय डॉलर जो है अगर 30 रुपये था तो खाली 3,000 रुपये, या फिर क्या कहते हैं, अगर 100 रुपये, अगर 30 रुपये डॉलर था तो 3600 रुपये, 3600 रुपये साल की इनकम में ये जो क्या कहते हैं फार्मर थे, ये अपनी जीविका कमा लेते थे। ये 3600 रुपये अगर समझ में ना आया हो तो बताऊं, जैसे एक जो डॉलर है उसकी कीमत अगर हम रुपए में निकालें तो आज की डेट में वो 75 रुपये का है। आज से 50 साल पहले, 60-70 साल पहले की जो बात हो रही है, 1950 की बात हो रही है, 70 साल हो गए। 70 साल पहले ये $1 मुश्किल से 25 से 30 रुपये का रहा होगा। ठीक है, तो 25 से 30 रुपये भी अगर मान लो तो 30 × 12 करोगे, 12 × 36, 3600 रुपये साल की इनकम उनकी हो गई। 3600 रुपये साल, 300 रुपये महीना। क्या होता है? कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए उसने कहा, लेकिन वहाँ के लोगों को, जो रिफ्यूजीज़ थे, रिफ्यूजीज़ के संग में जो फार्मर्स थे, उनको इस चीज़ की आदत पड़ी हुई थी, इतने कम में गुजर बसर करने की आदत पड़ी हुई थी। ठीक है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। एक जो साधारण, एक जो औसतन अगर हम देखें, औसतन जो अनस्किल्ड है, जिसको कोई स्किल नहीं आता, जिसको कोई हुनर नहीं आता, बिना किसी हुनर के जो लेबर्स काम करती थी, वो एक दिन में 30 सेंट या फिर हफ्ते भर में $2 से ज़्यादा कमा नहीं पाते थे। उसके हफ्ते भर की कमाई $2 नहीं होती थी अगर उसे कोई स्किल नहीं आता, कोई हुनर नहीं आता। बिना किसी हुनर के अगर कोई साधारण मजदूरी करके कमा रहा है तो उसकी जो इनकम थी वो मुश्किल से पूरे हफ्ते में $2 होती थी। आज के हिसाब से 150 रुपये बस पूरे हफ्ते भर की। देयर इज़ 1 मील अ डे, दिन में सिर्फ एक बार जो है वो खाना खाया जाता था। एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़। क्या होता था इसमें? देखो, इसमें होता था, वो कहते हैं अब जो इनका मेन्यू होता था, जो इनका जो खाने में क्या क्या होता था, इतनी छोटी इनकम में जो ये लोग खाना खाते थे, उस खाने में क्या होता था? अ पीस ऑफ अनियन, प्याज का एक प्याज होता था, प्याज की एक गंठी या फिर प्याज लोग ले लेते थे, उसमें प्याज का एक टुकड़ा ले लेते थे अपने खाने के संग में। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा प्याज रोटी खाते थे वे, है ना? तो वही वो बातें बता रहा है कि इनके पास क्या होता था, इनके खाने में प्याज होता था, प्याज के संग में एक प्याज ले लेते थे, एक रोटी, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड कहते हैं रोटी को, ठीक है, ये ब्रेड आया रोटी के लिए। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी होती थी, जो इनकी प्लेट होती, प्लेट में खाना क्या क्या होता था? एक प्याज का टुकड़ा, एक रोटी, एक कटोरी में जो है वो दाल, दूध के साथ में, थोड़ा बहुत दूध उसमें या दूध अलग से थोड़ा बहुत, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, चीज़ मतलब पनीर, ये इनके उसमें होता था। ये भी ओकेजनली शायद होता होगा, ठीक है। बस यही इनका खाना होता था। दिन में एक बार खाते थे, एक बार भोजन मिलता था, और एक बार में भी एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी में दाल, थोड़ा सा दूध, और अगर कभी कभार हो सके तो थोड़ा सा बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, बस। नो टी, कोई इसमें चाय वगैरह कुछ नहीं जो हम सुबह शाम मांगते रहते हैं, है ना। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, कोई वसा युक्त चीज़ नहीं, कोई फैट युक्त चीज़, कोई चटनाई वाली घी कुछ नहीं। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, कोई भी गोश्त या फिर कोई भी नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं। यही उनका मील होता था। क्या? एक प्याज की गंठी, एक प्याज, एक ब्रेड,
या एक रोटी, एक कटोरी में दाल, उसी में थोड़ा दूध, कभी कभार बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, बस, और कुछ नहीं खाते थे वो लोग। $100 a year is not $2 a week। अगर $100 हम पूरे साल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम जो है, इनकम $2 हफ्ते की भी नहीं है। हफ्ते में वो जो साल में $100 कमा रहा है, इसका मतलब वो एक हफ्ते में $2 भी नहीं कमा रहा, $2 से भी कम कमा पा रहा है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स। और इसके बाद भी $2 की जो हम बात कर रहे हैं, जो कमाना, जो क्या कहते हैं, वो कमा रहे थे, $2 से भी कम कमा रहे थे, ये छोटा सा अमाउंट भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यहाँ तक कि ये छोटा सी, येट मतलब इसके बावजूद भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, ये छोटा सा जो अमाउंट है, ये छोटी सी जो धनराशि है, इज़ हार्ड टू अर्न, ये बहुत कठिन था कमाना, बाई सेलिंग बास्केट्स, इन टोकरियों को बेच के, टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर टू बाई देम, जो कि पहले से ही बहुत गरीब थे उन चीज़ों को खरीदने के लिए। अब जो मार्केट्स में जो लोग आते थे खरीदारी करने के लिए, उन लोगों को ये बास्केट्स बेचना, और इन बास्केट्स को बेच के $2 हफ्ते के कमाना बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो खरीदारी करने आते थे वो भी बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकोस। इसीलिए देखो, दैट नो डाउट, शायद इसी कारण से, निस्संदेह, दैट नो डाउट मतलब निस्संदेह, बिना किसी संदेह के, शायद इसी वजह से, यही कारण था, इज़ द रीज़न, यही कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर डिसेंडेड मतलब आ गए, इस तरीके से टूट पड़े, ठीक है, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर आ गए, लाइक लॉकस्ट्स, लॉकस्ट कहते हैं टिड्डियों को, टिड्डियों का दल आता है, खेतों में आता है, कई बार फसलें जो है वो बर्बाद कर देता है, पूरे झुंड में आता है। तो ऐसे ही ये जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, ये भी मेरे तरफ उन लोकोस्ट की तरह आ गए, उन टिड्डी के दल की तरह आ गए, और मेरे ऊपर आके मुझे चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया। डिसेंडेड ऑन मी मतलब मेरे ऊपर आ गए, ऊपर आने से मतलब ये है कि मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, ठीक है। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen। मैं क्योंकि एक अमेरिकन था, मैं क्योंकि एक विदेशी था, मैं क्योंकि अमेरिका से आया हुआ था, इसलिए was doubtless, बिना किसी संदेह के, the most promising market, बहुत ही अच्छा मार्केट था, बहुत ही आशाजनक मार्केट था, बहुत ही पॉजिटिव मार्केट था उनके लिए। मेरे अंदर वो लोग देख रहे थे, दे हैड सीन, वो मेरे अंदर देख रहे थे, वो मुझ में देख रहे थे, क्या? एक बहुत ही अच्छा मार्केट, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मार्केट, एक बहुत ही आशावान मार्केट। क्यों? क्योंकि मैं एक अमेरिकन था, मेरे अमेरिकन होने की वजह से वो मुझ में एक बहुत ही अच्छा मार्केट, बहुत ही अच्छा व्यवसाय अपना तलाश रहे थे, राइट। तो ये हमारा 6th पैराग्राफ ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको 1-2 पैराग्राफ और भेजूँगा और इससे ख़त्म कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।